नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी चर्चा। एबीसी हिंदी चर्चा में आप सब लोगों का स्वागत। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, ज्ञानेश्वर जी, जो पायनियर अखबार के संपादक भी रहे। आज उनसे जानने की करेंगे कोशिश कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। बड़ी पशोपेश है। क्या ये कार्यक्रम झंडेवालान में संपन्न होगा, जहां संघ का एक नया बड़ा भव्य ऑफिस बना है, या फिर ये अन्ना हजारे की जमीन रामलीला मैदान में संपन्न होगा। जानने की कोशिश करेंगे और बड़े दिलचस्प पहलू से वो बताएंगे भी हमको कि आने वाले समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। ज्ञानेश्वर जी। धन्यवाद बिलाल जी, मेरे को मौका देने के लिए। अ, जाहिर है कि देखिए 10 दिन करीब हो चुके हैं। आज हम 17 तारीख को ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी। लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। एक ऐसी पहेली है जो शायद बीजेपी को वालों को भी नहीं पता, बल्कि शायद जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसे भी नहीं पता कि वो बनने वाला है कि नहीं बनने वाला। जी। तो अभी जो स्थिति ये है कि सब 20 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 20 तारीख हो तो पता चले। शायद 20 तारीख को या 19 तारीख की रात को पता चले कि चीफ मिनिस्टर कौन बनने वाला है। जी। और अभी जो हो चुका है, एक तरह से ये एक प्रथा सी चल पड़ी है बीजेपी में कि एक ऐसा व्यक्ति जो है जिसका कोई नाम नहीं चल रहा हो, उसको अचानक से ला करके चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। जो जी। कि शायद वो सबके लिए भी शौक होता है, जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा या जो लोग उसके हिस्सा रहे। और जाहिर है कि ये कोई बहुत ही स्वस्थ परंपरा नहीं है। हालांकि ये बात सही जी। है कि बीजेपी ने ये चुनाव जो था किसी चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर नहीं लड़ा था, जैसे कि आपने जी। या कुछ हद तक कांग्रेस ने भी लड़ा था। लेकिन आपने तो बिल्कुल निश्चित तौर पे था कि भाई ये तो हमारे अरविंद जी ही होंगे। लेकिन जी। उन्होंने सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। तो इसलिए उनको ये एक लेवरेज है कि वो किसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता। आप किसी को प्रोजेक्ट कर दें और फिर उसे ना बनाएं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है। जी। जी। लेकिन अभी यहाँ पे ये स्थिति है ही नहीं, क्योंकि नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं और आपको भी पता होगा और सबको है कि रेखा जी का भी नाम है, परेश वर्मा का भी नाम है, एक टाइम में मनोज जी का भी नाम था। सबके बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इनमें से कोई भी बनेगा। मुझे को लग रहा है कि, अच्छा जी। और ये वाइल्ड गेस है कि कोई भी कह दे कि साहब ये बनेगा निश्चित तौर पे, तो मतलब उसको काफी हद तक निराश होना पड़ सकता है। जी। लेकिन आपका क्या हंच कहता है, क्योंकि आप दिल्ली की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं, भाजपा को बहुत करीबी से देखते हैं। 15 नाम देखिए, सेलेक्ट हुए थे, जिसमें लास्ट के अंदर कुल 6 नाम ही रह गए, जिसमें से परवेश वर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण थे, हाँ, आशीष सूद थे, रेखा गुप्ता थी, विजेंद्र गुप्ता जी, थे, सतीश जी, जी, उपाध्याय थे। तो आपका क्या हंच है, आपका आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपकी स्ट्रेटेजी आप ट्रेस करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, किसके चांसेस देखते हैं, किस अप्रोच से चुनाव चयन होगा इसका? देखिए, अगर मतलब लॉजिकली देखा जाए तो परवेश वर्मा का चांस सबसे ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि बने। मेरा हंच ये कहता है कि उसे नहीं बनाएँगे, उन्हें नहीं बनाएँगे। क्योंकि जी। वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाएँगे जो बिल्कुल अप्रत्याशित होगा, जो बिल्कुल जैसे राजस्थान में हुआ ना। राजस्थान में जब तक वो नाम सुना, तो जिस व्यक्ति को बनाया जा रहा था, उसको खुद लगा कि मैं और चीफ मिनिस्टर, उसको खुद एक मतलब एक शॉक लगा। तो ज़ाहिर है कि जी। मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए क्या है कि जैसे मैंने पहले भी अभी बात हो रही थी, तो कहा कि जहाँ तक डेमोक्रेसी की सवाल है, आप बेशक जी। पारिवारिक पार्टी ना हो, लेकिन आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, क्योंकि सारे जो डिसीजन है टॉप डाउन आ रहे हैं। आपको जी। एक चीज़ है जो ऊपर से चलती है, वो आप सबको मान्य होती है, और किसी की एक चूँ बोलने की या मजाल नहीं कि वो कह सके कि नहीं हमें इसका विरोध है, और जो विरोध है उसके लिए बाहर जी। का रास्ता भी है। ठीक है। तो जी। ये बिल्कुल मान के चलिए कि इन नामों में, क्योंकि देखिए एक बात बताऊँ कि किसी को उनको आज की तारीख में बीजेपी के नेता ये मानते हैं, और उनका अहंकार कह लीजिए या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कि हमें किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत नहीं कि संघ किसको एंडोर्स करता है, हमारे कार्यकर्ता किसे एंडोर्स करते हैं, या हमको कौन पसंद है या नहीं पसंद है। हमारे को जिसको हमारे इस तरह जो चलेगा, हम उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और जी। अब एक बात और भी है इसके साथ जुड़ी हुई, कि क्या इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा? आपको लगता है क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जी। सारे डिसीजन जो है होने पीएमओ से या अमित शाह जी के द्वारा। तो वैसे भी जी। दिल्ली तो एक ग्लोरीफाइड वो है, म्यूनिसपैलिटी कह सकते हो आप।
तो निश्चित जी, तौर पे ये यहाँ पे जो लड़ाई थी वो साख की लड़ाई थी, कोई रियल उसकी जो लड़ाई थी नहीं। क्योंकि दिल्ली सरकार के पास सही है कि जैसे भी अभी भी जो चला, तो दिल्ली सरकार भी कौन चला रहा था, चला तो एलजी चला रहे थे, जो कि चीफ मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा पावरफुल थे एक टाइम, मतलब जब से सुप्रीम जी, कोर्ट का ऑर्डर आया। और जी, इसका मतलब एलजी चला रहे थे, इसका मतलब अमित शाह और मोदी जी चला रहे थे। जी, तो जाहिर है कि इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं कौन बनेगा, इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये है जी, कि जी। सेरेमोनियल, ये है कि शपथ कौन लेगा, ये ठीक है, एक मीडिया के लिए एक विषय हो सकता है कि भाई ठीक है, पता चले कौन है क्या है। तो 48 घंटे रुक जाइए, 2-4 दिन में मालूम पड़ ही जाएगा। इतना लेकिन ओवरली 19 को विधायक दल की बैठक है, 20 को निर्णय हो सकता है, 19 की रात को भी निर्णय हो सकता है 19 विधायक की दल रात की को ही, बैठक के बाद। नहीं, निर्णय 19 की हाँ, रात को ही कहा, होगा। हाँ, हाँ, कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर अमेरिका से लौटने के बाद निर्णय करेंगे। लेकिन आपको लगता है कोई महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, कोई महिला मुख्यमंत्री के चांस देखते हाँ, हैं? रेखा जी का नाम, मतलब निश्चित तौर पर रेखा जी अगर ये चाहेंगे कि पहले जो हुई थी, तो हमारी जो थी, क्या बोलते हैं, स्वराज जी जो थी वही चीफ मिनिस्टर रही। तो हो जी, सकता है कि अब देखिए क्या है ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंडेट तो, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को क्या लगेगा, हमें जिसको बनाना है उसे हमें बनाना है। क्योंकि अगली बार भी जब चुनाव होगा तो उस चीफ मिनिस्टर के चेहरे पे नहीं लड़ा जाएगा, निश्चित जानिए ये बात। अगले आप हम्म, यही तो हम्म, होता है ना कि अगर हम इसको बना देंगे और फिर हम अगला चुनाव हार गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम्म, एक टाइम में हम्म, आपको याद हो शायद कि अभी कुछ दिन पहले नुपुर का भी नाम चला था, जिसको बर्खास्त जी, कर दिया था नुपुर उन्होंने, शर्मा, जी, नुपुर जी, शर्मा जी। तो ज़ाहिर है कि कोई मैटर नहीं करता, आज की तारीख में कोई मैटर नहीं करता है कि कौन क्या सोचेगा और क्या करेगा, किसी को मालूम है, किसी की बस की बात नहीं है कि कोई ये कह दे कि साहब मुझे ये चीज़ में से पसंद नहीं। जब 42 के 42 लोग जो हैं, सॉरी 42 ही थे ना, तो 42 में से जी, एक भी आदमी कह दे कि साहब हमारे को ये चीज़ में से पसंद नहीं, सबको यूनानिमसली मानना पड़ेगा कि यही हमारा चीफ मिनिस्टर जी, जी, है। सीधा सा एक अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, माई वे और हाईवे, यू टेक इट और लीव जी, इट, जी, सिंपल। जी। लेकिन लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये बात ठीक है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन अटकलें, एक ऑब्जर्वेशन इंसान का होता है। आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस क्या कहता है कि किस तरह का होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? उसमें क्या गुण होने चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को भी सूट कर जाए, केंद्रीय नेतृत्व को भी सूट कर जाए, दिल्ली की राजनीति को भी सूट कर जाए? आपकी नजर में ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है? देखिए, जहाँ तक समझने की बात है तो देखिए, प्रवेश वर्मा का अनुभव अच्छा है, क्योंकि उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे और उनको काफ़ी, उन्होंने राजनीति को देखा। बाकी लोग तो, और बाकी तो जैसे ब्रजेश जी उनके नाम पर आए थे, आप विजयन जी वगैरह, ये सब तो चले हुए कारतूस हैं, इनका तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। मतलब वो तो बस जस्ट बी देयर, लाइक होता है लिस्ट भरने के लिए आपने 6 नाम डाल दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई महत्व भी नहीं है मुझे लगता है। जी, लेकिन आप, मैं वही बात करूँ ना, हम लोग अगर डेप्थ में जाके देखें ना, तो आपको चीफ मिनिस्टर को करना क्या होगा, उसको सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। हाँ, अगर आप मुझसे वैसे मैं टेक्निकली पूछे तो मैं ऐसे व्यक्ति को चाहूँगा जिसको डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट हो, जो कि जी, लोगों को कोहेसिव रख सके, लोगों को मिलजुल से रख सके, दिल्ली का विकास कर हम्म, सके, दिल्ली की समस्याओं को समझ सके, पानी की हो, चाहे यहाँ के झुग्गी झोंपड़ियों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, ट्रैफिक की हम्म, प्रॉब्लम्स हैं, या मतलब प्रॉब्लम्स तो है ही दिल्ली में, हम सब रहते हैं दिल्ली में, हमें पता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हम्म, आप खुद सोचो कि अगर कोई भी बन जाएगा तो क्या उसके हाथ में इतनी पावर होगी कि वो कर सके। देखिए, खाली जी, चीफ मिनिस्टर का एक पद से कुछ नहीं होता, आपके पास समस्या ये है कि आपके पास पावर कितनी है। ये बात सही है कि डबल इंजन सरकार होगी, लेकिन डबल इंजन सरकार पहले भी थी, अभी भी जी, बीजेपी ही चला रही थी। मतलब बेशक अरविंद केजरीवाल जी, थोड़ा बहुत 5-10% थोड़ा इधर उधर कर लें, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उनके पास इतना कुछ था नहीं। मतलब वो तो बेचारे धरना जी, तक देख बैठ, मतलब धरना, वो भी खैर उन्होंने भी अपनी खूब पॉलिटिक्स करी और जनता ने उनको भी जगह दिखा दी, जी, जी। क्योंकि अहंकार। लेकिन मैं आपसे एक और बात समझना चाह रहा हूँ। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि डिसीजन शीर्ष नेतृत्व करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे और सेकंड इन जी, कमांड अमित शाह जी करेंगे। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी कमांड केंद्र अपने पास क्यों रखना चाहता है?
बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी स्टेट जो होता है ना, उसके चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली वहाँ के लोगों से जुड़ा होता है, वहाँ के बिजनेसेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है। हम सब जानते हैं कि राजनीति आज है एक पैसे का सबसे बड़ा खेल है। क्योंकि अगर सरकार मतलब जो भी पार्टी है, वो उसके पास अगर पैसा नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इलेक्शन नहीं लड़ सकती मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। प्रोजेक्ट नहीं कर सकती तो आप जीत नहीं सकते। ये सिंपल एज दैट। तो जी। ज़ाहिर है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको कमाई भी करके दे, आपका नाम भी ना खराब होने दे, और हम्म, आपके साथ मिल के भी रहे। मतलब कहीं ऐसा ना हो जैसे योगी आदित्यनाथ की अपने कद से ज़्यादा बड़े हो गए, ठीक है? तो वो भी जी। एक दिमाग में खटकने लगता है कि अगर कोई ऐसा आदमी भी नहीं जी। चाहिए हमें। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा आदमी को लेके आओ ना जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो जिससे कि हम्म, ये हो कि भाई अगर वो आ भी जाएगा तो उसको मालूम है कि मैं इनकी वजह से हूँ आज, और अगर मैं इनकी जी। वजह से हूँ तो मैं इनके खिलाफ कैसे जाऊँगा? जी। ज़ाहिर सी बात। अभी आप देखो ना, 2 साल से मतलब इसी सब्जेक्ट अगर इसको हम कॉन्टेक्स्ट में लें तो मणिपुर में इतना कुछ हो गया, एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर बने रहे, जबकि जी। पूरा का पूरा विधायक दल उनके खिलाफ था। वो तो यहाँ तक जी। जब बात आ गई, सबने कहा कि हम तो अब जो है इनके खिलाफ जब कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशन लाएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। जी। तब उन्होंने जाकर जी। के उसको अब राष्ट्रपति रूल लगाया। तो जाहिर है कि जी। कोई मैटर नहीं करता आजकल। मैं वही तो कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी आपको दिख रही है, मगर ये फंक्शन नहीं कर रही है सच। फंक्शन इसलिए नहीं कर रही अच्छा। क्योंकि जितने चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, उनको एक ही सुर में बात करनी है ना? और उनको वही चीज़ जी। बोलनी है जो उनको बोली गई है। अपनी उनके जी। पास कुछ कहने को ज़्यादा है नहीं। और जो बोलते हैं जी। तो जी। ज़ाहिर उनको फिर रास्ता भी दिखा दिया जाता है। ये भी बात सही है। हम्म। लेकिन लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार का परसेप्शन है, तो फिर तो ये कहिए कि एक ही लार्जर इंजन है, जो उसी से कनेक्टेड सारे इंजन है। बिल्कुल। बस उस लार्जर इंजन को एक ऐसा छोटा इंजन चाहिए जो उसके साथ चले, उसके खिलाफ ना जाए। बस इतना चाहिए। जी। जी। वो जी। खींच तो वो खुद ही लेंगे। गाड़ी तो वो पूरा वो जी। बड़ा वाला इंजन ही खींच लेगा। छोटा इंजन तो बस ये है जी। कि वो उसके अगेंस्ट ना चले, मतलब वो उल्टी दिशा में ना चले, बस इतना काफ़ी है। जी। जी। बस लेकिन इतनी ही आपको बात क्या है। लगता है, ये जो कार्यक्रम ये संपन्न होगा, ये रामलीला मैदान में संपन्न होगा या झंडे वलान में संपन्न होगा? इस शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा? देखिए, मुझे लगता है रामलीला मैदान में ज़्यादा इनको सूट करेगा, क्योंकि झंडे अच्छा। वालन में करने का मतलब ये होगा कि हम जो है संघ के साथ हैं, या और उन्हें ये बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, वो संघ को भी खुश करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। फैक्ट तो ये है। जी। तो इसलिए और रामलीला मैदान का एक महत्व है, क्योंकि दिल्ली का जो राजनीतिक परिवेश है, वो रामलीला जी। मैदान से काफ़ी जुड़ा हुआ है, और वो एक उसकी जी। सिंबॉलिक वैल्यू भी है। हो सकता है अन्ना जी। हज़ारे भी इनवाइटेड हों, वो भी आएँ, और ज़ाहिर है जी। जी। कि देखिए शुरू में अगर आपको याद हो तो ये भी कहा जाता है कि जो केजरीवाल जी हैं वो बीजेपी की बी टीम है, ठीक है? जी। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि रामलीला ज़्यादा सूट करेगा, लोग भी ज़्यादा आ सकते हैं, झंडे वाला में कितने लोग आएँगे। अगर उनको हम्म, बुलाएँगे तो काफ़ी वहाँ पे मतलब, क्योंकि पावर गेम में क्या है कि नंबर चाहिए होते हैं, आपको दिखना भी चाहिए कि भी बड़ा मैदान है आपका बड़ा। जी। जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि नए भारतीय जनता पार्टी के नए सीएम के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी उनके सामने? क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटेगी। बिल्कुल, क्या आपको बिल्कुल। लगता है कि तो केजरीवाल कोई चुनौती हो सकते हैं, या दिल्ली की समस्याएं अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं? ये केजरीवाल या जी तो दिल्ली अभी के भी दिल्ली की या फिर दिल्ली की गुटबाजी चुनौती बन सकती है? क्या क्या चुनौती होंगी नायब सीएम के सामने? देखिए, पहली बात जो आपने आखिरी बात कही उससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि गुटबाजी तो बीजेपी में भी होने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है? नहीं होने का रही बात कि केजरीवाल की इतनी बड़ी चुनौती होंगे, तो केजरीवाल चुनौती तब बनेंगे कि एक तो ही कैन पुट हिज टास्क टुगेदर एंड लाइक होल्ड दीज पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डूज एंड डोंट्स। अगर वो लोग कुछ एग्री ऐसा एग्री। अगर, है ना? अगर वो कोई चीज़ ऐसी करते हैं जिससे कि मान लो कुछ उनको लगता है कि दिल्ली का अहित हो रहा है, तो वो उसको यस। ट्रम्पेट करेंगे, उनको उसको लोगों को जाके बताएंगे देखिए ये इन्होंने ऐसा कर दिया, ये दिल्ली के हित में नहीं है। तब वो चुनौती बनेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कभी ऐसा कोई ड्रास्टिक डिसीजन कोई भी नया चीफ मिनिस्टर आके लेगा। अभी चुनौती की आपने बात करी तो दिल्ली की अभी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, दिल्ली प्रदेश की जो है। आई सी।
आई सी, आई तो सी। वो एक बड़ा, अब चूंकि अभी तक तो ये था कि मतलब ऑस्टेंसिवली आपको दिखाना पड़ता था कि भाई केजरीवाल है, और वो अगर फेल हो रहा है तो केजरीवाल फेल हो रहा है, हम फेल नहीं हो रहे। लेकिन अब आप ये जी, नहीं दिखा पाएंगे, तो आपको कुछ फंड्स आपको दिल्ली को मिलेंगे, मिलने चाहिए, जिससे कि दिल्ली की कुछ विकास में आप देखेंगे थोड़ी तेजी आनी चाहिए। चाहे वो एग्री, एग्री। बसों को लाने की बात हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो, या कुछ काम की स्पीड अप करने की बात हो, तो उसके लिए यस। डेफिनेटली ये कुछ ज़रूर करेंगे। वो लेकिन वो बट अगेन मैं वही, जी, बताएँ। I just want to ask you if you might have gone the recent observation of the Supreme Court, where हुँ, the apex court said okay, that freebies are really harmful. The people are got used to of this. Number second, do you think after the fresh CM, will BJP continue these freebies in Delhi? I don't think they will discontinue it. They will not. It's very unpopular move if they do it, right? I see. और अच्छा, बिकॉज़ रही बात, देखिए फ्रीबीज़ का क्या है ना कि अगर हम दें, तो वो हम जनता की सेवा कर रहे हैं, दूसरा दे तो वो फ्रीबी है। कौन-सी चीज़ है जो I see. फ्रीबी नहीं है और कहाँ पे नहीं है? बीजेपी की जो जो जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार, वहाँ पे भी तो दे रहे हो आप। तो सभी जगह जी। सब्सिडी तो आप दे ही रहे हो। चाहे वो हम्म। गैस की सब्सिडी हो, चाहे बिजली की सब्सिडी हो, सभी दे रहे हो आप। तो यहाँ पे भी आप हम्म। देंगे, और क्योंकि ये बहुत ही अनपॉपुलर हो, क्योंकि मतलब ऑल सेड एंड डन, केजरीवाल को जो बहुत अच्छा बहुमत मिला, उसपे ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि पानी और बिजली और बस ट्रैवल महिलाओं के लिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जो कि अब जी, उन्होंने काउंटर कर दिया। हालांकि अब ये तो फिर ये हो गया ना कि तुम 2,000 दोगे तो हम 2500 देंगे, तुम 3,000 दोगे तो हम 3.5 देंगे। तो वो एक जी, डेफिनेटली एक फैक्टर था। तो लेकिन कोई भी हटाने की हिम्मत अभी नहीं करे, कम से कम शुरुआत में नहीं करे, बाद में हो सकता है कुछ करें, क्योंकि यही करना तो पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो, या तो आप करना। फंड लेके आओ, आप लोन लेके आओ, या फिर आप जनरेट करो। अब जनरेट में तो आप या जी, तो जी, कर लगाओ, वो भी अनपॉपुलर मूव है। तो इकोनॉमी को हम्म, संभालना थोड़ा सा मुश्किल ट्रिकी काम होता है, क्योंकि एक पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप नाम को, काम जी, को दिखा सकते हो कि हमने 50 सड़कें बनाई, हमने इतने पुल बनाए, वो शायद बने ना हो। लेकिन आप इकोनॉमी को जो है मैनिपुलेट करके नहीं बता सकते। अगर मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है, मुझे मालूम है। वो कितना कहें कि हमने 10 करोड़ नौकरियाँ दे दी, 2 करोड़ दे दी, लेकिन मैं, मेरे बेटे को तो नहीं मिली ना। अगर जी, मेरे घर का राशन जो है मेरे को अब चुभने लगा, या मेरे को लग रहा है कि पहले मैं 5,000 में घर चलाता था, वही काम मैं 10,000 में भी नहीं कर पा रहा, तो ज़ाहिर है कि जी, आपको, आप कितना भी कहिए कि हमने इकॉनमी सुधार दी, कि 5 ट्रिलियन हो गई कि 50 ट्रिलियन हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो वो जी, अभी भी बहुत ही कष्टदायक स्थिति है। तो ज़ाहिर है जी, कि जी, ये लोग इस पे कुछ ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम दिल्ली को कुछ पैकेज वगैरह दें, जिससे कि यहाँ पे कुछ मतलब पैकेज तो ज़रूर आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब्सिडी खत्म करेगा। तो ये एक बहुत बहुत चुनौती है बहुत जिसको, बिल्कुल बहुत। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली का जो बजट है, वो आने वाले मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री रहेगी। कौन होगा, मुख्यमंत्री कैसा होगा, इसके बारे में जनता को सोचने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री वो अच्छा होगा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको देगा। मुख्यमंत्री वो जी, अच्छा होगा जो प्रधानमंत्री जिसके नाम पर मोहर लगा देगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए ये निर्णय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, क्योंकि चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया। साथ ही जी, साथ आने वाले समय में फ्री बीज को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। ज्ञानेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर करी। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। मैं एबीसी के दर्शकों से निवेदन करूंगा कि एबीसी चैनल को सब जगह सब्सक्राइब करें, एबीसी चैनल को शेयर करें सभी प्लेटफॉर्म पर। इसको अपने अच्छे सुझाव से हमें निरंतर कमेंट बॉक्स में अपने निरंतर सुझाव प्रदान कराते रहें। साथ ही साथ एबीसी चैनल पे आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेश्वर। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।